बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते की बात है कि यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक धमाका कर दिया जब उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को ये बताया कि यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स दे रहा है। जब जर्नलिस्ट ने इस बात को जो है वो थोड़ा सा डीप जाके देखा तो उनको पता चला कि यूनाइटेड किंगडम ने ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स काफ़ी देर से यूक्रेन के हवाले कर रखे हैं, बल्कि अब तो ये यूक्रेनियन जहाज़ों के ऊपर इंटीग्रेट भी हो गए हैं और यूक्रेनियंस इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिकली एक ऑफेंसिव वेपन है और जो रशिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है विज़ यूनाइटेड किंगडम। देखें, जब से यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई है ना, अमेरिका और दूसरे तीसरे नेटो कंट्रीज़ ने एक बात की कोशिश की है कि वो यूक्रेन को कोई लॉन्ग रेंज वाला वेपन ना दें। मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अमेरिका ने यूक्रेन को हाईमार्स सिस्टम्स दिए। हाईमार्स सिस्टम जो हैं उनकी अपनी एक रेंज है, तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर उनकी रेंज है। यूक्रेनियंस जो थे वो अमेरिका से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मांगते थे, यानी कि ATACMS। इन मिसाइलों की जो रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है, लेकिन अमेरिकन ने वो मिसाइल्स जो हैं वो नहीं दिए यूक्रेन को। अमेरिकन समझते थे कि अगर हमने 300 किलोमीटर वाला रॉकेट लॉन्चर दे दिया और जो 300 किलोमीटर दूर रशिया के अंदर जाके डीप स्ट्राइक करने की जो है वो सलाहियत रखता हुआ, इससे रशियंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और हो सकता है कि इस डिस्टर्बेंस के अंदर वो जंग का दायरा कार पूरे यूरोप के अंदर बढ़ा दें और जंग जो है वो एस्केलेट कर जाए। लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम ने ये जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स दे दिए हैं, इन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स की जो रेंज है वो हाई मार्च से कहीं ज़्यादा है। मसलन इनकी जो स्टेटेड रेंज बताई जाती है वो तकरीबन 560 किलोमीटर्स है। फिर मैं वही बात करूंगा कि ये डिपेंड करता है कि इसको किस हाइट से जो है वो फेंका गया है, लेकिन इसकी मिनिमम रेंज जो बताई जाती है वो तकरीबन 560 किलोमीटर्स है। ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको एक फाइटर जेट के जरिए से ड्रॉप किया जाए। फाइटर जेट जो है वो एज ए बूस्टर का काम करता है। फिर इस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का जो अपना टर्बोजेट इंजन है और इसके जो स्मॉल विंग्स हैं वो इसको इटसेल्फ एक स्मॉल प्लेन जो है वो बना देते हैं और फिर इसकी अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर जहाज़ आप ज़्यादा दूर दुश्मन के एरिया में ले जाते हैं तो 560 किलोमीटर तो इस मिसाइल की अपनी रेंज है और फिर जितना आगे से मर्जी आप जाके इसको फायर कर दें तो इसकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल GPS गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है और उसके साथ साथ ट्रेन मैचिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लो फ्लाई करने की वजह से इसको डिटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं है, तो ये एक इंतहाई पोटेंट वेपन जो है वो बन जाता है, रेंज के लिहाज से भी, स्टेल्थ के लिहाज से भी और अपनी एक्यूरेसी के लिहाज से भी। इस वक्त यूक्रेन के MiG-29 जहाज़ अमेरिका के AGM-88 हार्म मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं MiG-29 जहाज़ों के ज़रिए से यूक्रेनियंस जो हैं वो JDAM बॉम्ब्स जो हैं वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। पिछले दिनों हमें पता चला कि अमेरिका ने अपने ADM-160B मॉल्ड जो हैं वो भी इनको दिए हैं। ये बेसिकली डीकॉयज़ होते हैं। इनके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी काफ़ी अर्सा पहले, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से इन मॉल्ड्स के बारे में आपको बताया था। ये बेसिकली दुश्मन को डिसीव करने के लिए तैयार किए जाते हैं। स्मॉल डायमीटर बॉम्ब की तरह के होते हैं, क्रूज मिसाइल्स होते हैं, लेकिन ये बॉम्ब का काम नहीं करते, ये डिसेप्शन का काम करते हैं। ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं किसी भी बड़े जहाज़ के अंदर। मसलन एक F-15 के ज़रिए से आप ये ADM-160 मॉल्ड जो है वो फेंकते हैं, किसी F-16 का रेडार सिग्नेचर जो है ये देना शुरू कर देंगे। हो सकता है ये किसी B-52 बॉम्बर का रेडार सिग्नेचर जो है वो देना शुरू कर दें। तो आपका जो दुश्मन है उसको ये समझ नहीं आती कि मेरी तरफ कोई B-52 आ रहा है, कोई F-16 आ रहा है या कोई और जहाज़ आ रहा है। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक डीकॉयज़ हैं, डिसेप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आपका दुश्मन जो है वो इनके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर कर देता है और आपके दुश्मन का वो सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो ज़ाया चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपको उनके सरफेस टू एयर मिसाइलों की पोजीशन का पता चल जाता है। आप वहाँ पे जाके तो सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस का मिशन कंडक्ट करके उनको तबाह कर देते हैं। तो ये जो मॉल्ड है ये बड़ा ज़बरदस्त वेपन है। काफ़ी देर पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। अच्छा, अब इसकी रेंज की बात हो रही थी कि ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है इसकी रेंज तकरीबन 560 किलोमीटर है। 560 किलोमीटर का मतलब ये है कि अगर इस मिसाइल को यूक्रेन के अंदर से भी फायर किया जाए तो ये पूरे बेलारूस को जो है वो कवर करता है। बेलारूस आपको पता है कि इस वक्त रशिया का साथी है और रशिया ने ये जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर इन्वेजन की है उसके अंदर उसने बेलारूस को भी इस्तेमाल किया है। रशिया के बहुत से S-400 मिसाइल सिस्टम इस वक्त बेलारूस के अंदर मौजूद हैं। रशिया के Su-35 जहाज़ जो हैं वो इस वक्त बेलारूस के एयर बेसिस के ऊपर से ऑपरेट करते हैं। तो यूक्रेन जो है वो आसानी से पूरे बेलारूस को इन मिसाइलों के ज़रिए से निशाना बना सकता है। लेकिन रशिया के लिए भी साइकोलॉजिकली ये जो हथियार है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है।
उसकी रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इस स्टॉर्म शैडो मिसाइल को यूक्रेन अपने बॉर्डर के ऊपर से लॉन्च करता है, मॉस्को की तरफ फायर करता है, तो ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल मॉस्को भी पहुंच सकता है, जो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मॉस्को है, उसका कैपिटल है, वो इस मिसाइल की रेंज में आए। खैर मेरा ख्याल है कि ये यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को मना कर दिया होगा कि आपने मॉस्को की तरफ इस तरह का कोई मिसाइल नहीं मारना, क्योंकि ये जो बात है फिर वो बढ़ जाएगी कि हो सकता है कि फिर रशिया जो है वो पहले यूनाइटेड किंगडम का बंदोबस्त करे और बाद में फिर वो यूक्रेन की तरफ जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को बोला हुआ है आपने ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल मॉस्को के ऊपर नहीं मारना। एनीवे, अगर मॉस्को के ऊपर इस मिसाइल को ना भी मारा जाए तो फिर भी ये मिसाइल जो है वो बड़ा कारआमद है। उसकी क्या रीज़न है? देखें, जब से ये हाइमार्स सिस्टम यूक्रेन के पास आए थे ना, तो रशिया जो है उसको थोड़ा सा पुश बैक मिला था। वो किस तरह से? रशिया के जो सप्लाई डिपोज थे, उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, जो उनकी कमांड नोड्स थी, वो हाइमार्स के निशाने पे आ गई थी। हालांकि हाइमार्स की मैंने आपको बताया कि रेंज जो है वो 80-85 किलोमीटर है, लेकिन इतनी नज़दीक जो बॉर्डर के रशिया ने अपनी ये फैसिलिटीज़ बना ली थी ना, अपनी सप्लाई डिपो बना लिए थे, अपने और दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशन बना ली थी, कमांड नोड्स बना ली थी, रशिया को उनको पीछे लेके जाना पड़ा था। फिर उसके बाद अमेरिकन ने कुछ ये ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जो थे वो यूक्रेन के हवाले किए थे। उनकी रेंज इन हाइमार्स के मुकाबले में तकरीबन 150 किलोमीटर थी। फिर रशिया को अपनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी जो है वो थोड़ी सी पीछे लेके जानी पड़ी थी। अब जब यूक्रेनियंस के पास ये स्टॉर्म शैडो आ गया, जिनकी रेंज तकरीबन 550 किलोमीटर है, तो ये रशिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। ऑल्दो ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है ये इंतहाई महंगा मिसाइल है, तकरीबन 1.3 मिलियन डॉलर्स का है, और बहुत बड़े नंबर के अंदर यूके ने ये कभी भी यूक्रेन के हवाले नहीं किया होगा। इस वक्त स्टॉर्म शैडो मिसाइल के जो सबसे बड़े ऑपरेटर्स हैं वो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास ये मिसाइल तकरीबन 500 की तादाद में है, यूके के पास ये मिसाइल तकरीबन 700-800 की तादाद में है। लेकिन ये एक अच्छा खासा महंगा वेपन है। 1990 की दहाई में इसको डेवलप किया गया, 2002 के अंदर ये सर्विस के अंदर इंडक्ट हुआ। अब तो बहुत सी कंट्रीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। सऊदी अरेबिया ने भी इसका ऑर्डर कर रखा है। जब इंडिया ने ये रफ़ाल तैयारे फ्रांस से हासिल किए थे, उन रफ़ाल तैयारों के साथ भी ये पैकेज डील के अंदर इंडिया ने परचेज़ किया था। लेकिन अभी भी इनका जो सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो यूके और फ्रांस ही हैं, और यूके और फ्रांस जो है वो एक नए मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो तकरीबन 2030 तक जो है वो रेडी हो जाएगा। और उस वक्त तक यूके कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके पास इतनी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो हैं वो मौजूद हों। इसी वजह से यूके ने ये कुछ मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दी हैं, ताकि इनको जंग में भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सके, रशिया का नुकसान भी हो जाए, और स्टॉर्म शैडो का जो पुराना स्टॉक यूके के पास पड़ा हुआ है उसका नंबर भी थोड़ा कम हो जाए। फिर इस स्टॉर्म शैडो की जो इफेक्टिवनेस है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। हाइमार्स का जो एक रॉकेट होता है उसके अंदर तकरीबन 90 केजी का वॉरहेड आ सकता है। यानी कि आप कह लें कि हाइमार्स का जो रॉकेट है वो जिस जगह पे पड़ेगा जाके, ठीक है, वो सस्ता होता है, ज़्यादा नंबर के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो 90 केजी का धमाका कर सकता है। जबकि ये जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है, इस एक मिसाइल के अंदर 450 केजी का वॉरहेड जो है वो फिट आ सकता है। कहाँ पे 450 केजी का वॉरहेड और कहाँ पे सिर्फ 90 केजी का वॉरहेड, वो बात अलग है कि हाई मार्स आप ज़्यादा नंबर्स के अंदर मार सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको किसी ऐसे की इंस्टॉलेशन को निशाना बनाना, जैसे कि किसी बंकर को जहाँ पे आपको ज़्यादा धमाका खेज मवाद जो है वो रिक्वायर हो, वहाँ पे आपको ये स्टॉर्म शैडो ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि यूक्रेन अपने किन जहाज़ों के ऊपर से इस स्टॉर्म शैडो को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो यूक्रेन के पास बहुत कम जहाज़ जो हैं वो बचे हुए हैं। तकरीबन 40-50 के नंबर में ये MiG-29 हैं, 25-30 के नंबर में ये Su-27s हैं, जिनके स्पेयर पार्ट्स बहुत ही कम अवेलेबल हैं। MiG-29 के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो तो फिर भी अवेलेबल हो ही जाते हैं, को पोलैंड से ले लिया, को स्लोवाकिया से ले लिया, लेकिन Su-27 के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो यूक्रेन को अवेलेबल नहीं है। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 के नंबर में ये Su-25 जहाज़ होंगे, और सिर्फ 5 से 10 के नंबर में ये Su-24 जहाज़ होंगे। इस स्टॉर्म शैडो मिसाइल को जो कैरी करने के लिए सबसे बेस्ट जहाज़ है वो तो Su-24 है, लेकिन उसका नंबर ही इतना थोड़ा है कि जिसकी वजह से ये नहीं लगता कि इस स्टॉर्म शैडो को Su-24 के साथ इंटीग्रेट किया गया। एनीवे, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये स्टॉर्म शैडो जो है इसको MiG-29 के साथ इंटीग्रेट किया गया होगा, या फिर इसको जो है वो Su-27 के साथ इंटीग्रेट किया गया होगा, क्योंकि Su-27 जो है वो एक बड़ा जहाज़ है और स्टॉर्म शैडो को आसानी से लेके जा सकता है। लेकिन उसका मसला ये है कि एक तो यूक्रेन के पास वो बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर नहीं है, दूसरा यूक्रेन को इन Su-27 जहाज़ों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो देखें यूक्रेन ने क्या फ़ैसला किया हुआ है। लेकिन रशियंस का कहना ये है कि उन्होंने यूक्रेन का एक Su-27 जहाज़ तबाह किया है रिसेंटली, जो ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स लेके जा रहा था।
तो इस बात से तो यही लगता है कि यूक्रेनियन ने Su-27 जहाज़ का इस्तेमाल किया इन स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के लिए। लॉजिकल बात भी है कि Su-27 MiG-29 से एक बड़ा जहाज़ है, लेकिन फिर भी ये कोई अभी कंफर्म बात नहीं है। अब रशिया क्या करेगा इन मिसाइलों को रोकने के लिए? रशिया को अब मज़ीद सरफेस टू एयर मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। रशिया को मज़ीद जो है वो रडार्स इस एरिया के अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और जो भी जहाज़ जो है वो फ्लाई करता है उसको दूर से डिटेक्ट करके उसको बॉर्डर से दूर रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा इस जंग के ऊपर, लेकिन फिर भी रशियंस के लिए साइकोलॉजिकली एक परेशानी जो है वो बढ़ गई है कि अगर कोई मिसाइल जो है वो मॉस्को तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये एक जहाज़ के ऊपर रख के तो आप फायर कर सकते हैं और जहाज़ की अपनी अच्छी खासी रेंज होती है, और अगर कोई यूक्रेनियन पायलट जो है वो रशियन टेरिटरी के अंदर जाके इस मिसाइल को फायर कर देता है तो ये मिसाइल आसानी से मॉस्को पहुंच सकता है, और ये रशियंस के लिए एक बहुत परेशानी वाली बात है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर रखा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।